हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम मध्यकालीन श्रृंखला के आगे की श्रेणी मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ाया था, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ाया था और महमूद गजनवी के बारे में ये बताया था महमूद गजनवी का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है, ठीक है, और उसकी 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी के 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसके बाद बारी बारी से 6 शासक आते हैं, उसी 6 शासक आते हैं बारी बारी से। उसी के क्रम में यहाँ महमूद गजनवी यानी गजनी साम्राज्य के अधीन ही एक नए साम्राज्य का उदय होता है, जिसे हम संसवानी वंश कहते हैं। और वो जो संसवानी वंश के शासक थे वो गौर नाम की जगह के निवासी थे। अफगानिस्तान गौर नाम की जगह के निवासी थे, इसलिए उन्हें गौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गौरी साम्राज्य का शासक सबसे प्रमुख शासक हुआ है मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, जो पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जिस वजह से वही कारण मोहम्मद गौरी का भी था, ठीक है। भारत में आक्रमण करने का मुख्य कारण था भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव। मतलब भारत के जो शासक थे, जितने भी शासक थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे और वहाँ पर केंद्रीय सत्ता में का अभाव था, मतलब किसी में एकता नहीं थी, इस वजह से। और दूसरा रीज़न था भारत के जो शासक हैं उनके पास धन की पर्याप्त मात्रा में होना, धन का पर्याप्त मात्रा में होना। इन सभी कारणों को देखते हुए विदेशी आक्रांता भारत में आई और उन सब ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण में अपने सफल हुए और भारत से धन दौलत लूटकर भारत से ले गए, ठीक है। तो गौरी जो था वो गौर नाम की जगह का निवासी था। यह कंधार यानी वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। गौर ये गजनी और हेरात राज्य के बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर वह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता कि चारों तरफ शक्तिशाली शासक होते हैं, तो वह भारत की तरफ रुख करता है। तो भारत की तरफ रुख करता है तो सबसे पहला उसका आक्रमण भारत में जो होता है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध होता है, ठीक है। मतलब मोहम्मद गौरी जो होता है वो भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य उसका शासन करना नहीं था, लेकिन उसके जो दास थे, गुलाम थे, उन्होंने भारत पर शासन किया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश यानी मामलुक वंश की स्थापना की, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मुल्तान जो है, मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर वह 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और उसके बाद में उसे वह अपने अधिकार में ले लेता है, मुल्तान से, ठीक है। इसके बाद वह सिंध के क्षेत्र से आता हुआ सोलंकी वंश के शासक, उस समय सोलंकी वंश का शासक होता है जिसका नाम मूलराज द्वितीय होता है। मूलराज द्वितीय ये सोलंकी वंश का शासक होता है। तो वह गुजरात के सोलंकी वंश क्षेत्र में आक्रमण करता है। लेकिन क्या होता है, मूलराज द्वितीय जिसके सेनापति का नाम होता है भीम, जिनके सेनापति का नाम होता है भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित करते हैं। मोहम्मद गौरी जब पराजित होता है तो अपनी जान बचा करके युद्ध में अपनी जान बचा करके भाग जाता है। तो बताया जाता है ये जो युद्ध हुआ था ये गुजरात है, गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था। जो युद्ध हुआ था वर्तमान राजस्थान के माउंट आबू के निकट हुआ था युद्ध। इस युद्ध को चक्रा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो बताया जाता है कि मूलराज द्वितीय के सेनापति भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित करता है। मोहम्मद गौरी पराजित होता है और यह मोहम्मद गौरी की पहली हार होती है। मोहम्मद गौरी की यह पहली हार गौरी की होती है, ठीक है, गौरी की होती है। मतलब बताया जाता है इस युद्ध में
मोहम्मद गौरी पहली बार हार जाता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद में वह शांत रहता है कुछ समय तक। उसके बाद में वह पंजाब पर अधिकार कर लेता है। पंजाब के क्षेत्र भटिंडा पर, पंजाब के क्षेत्र भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। भटिंडा वर्तमान उस समय दिल्ली के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस वजह से भारत में अगला युद्ध तराइन का युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें आगे बताते हैं आगे क्या होता है कि जिसमें अगला युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। देखेंगे कैसे हो। देखिएगा 1192 का तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1192 का तराइन का प्रथम युद्ध होता है, यह वर्तमान हरियाणा और पंजाब के बीच में एक मैदानी एरिया है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर जो तराई क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ये युद्ध, उस जगह पर ये युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। मोहम्मद गौरी, इस युद्ध में गौरी की हार होती है। और हार का रीजन क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं, उनके सेनापति का नाम होता है गोविंद राव। उनके सेनापति का नाम होता है गोविंद राव। इनके सेनापति का जो नाम गोविंद राव होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, वो क्या करता है, गौरी की पीठ में भाला घोंप देता है। इस वजह से गौरी घायल हो जाता है और घायल होने की वजह से वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी होते हैं। फिर क्या होता है, गौरी 1 वर्ष तक शांत बैठता है। 1191 से 1192 1 वर्ष तक शांत बैठता है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसकी कहानी क्या है? इस कहानी तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले हम कुछ पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंशीय शासक थे दिल्ली के। इनका पहले जो इनके आसपास के शासक थे उनसे सभी से इनकी शत्रुता बढ़ जाती है। और शत्रुता का मेन कारण, इनके मुख्य जो शत्रु राजा जो होता है वो कन्नौज के गहड़वाल वंशीय राजा जयसिंह होते हैं। दरअसल बात ये होती है कि कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री का नाम होता है संयोगता। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो होते हैं संयोगता को भगाकर शादी कर लेते हैं। संयोगता के साथ भगा ले जाते हैं संयोगता को और उसके साथ शादी कर लेते हैं। इस वजह से कन्नौज और दिल्ली में आपस में दुश्मनी हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तराइन के द्वितीय युद्ध में कोई भी आसपास का शासक जो होता है हेल्प नहीं करता है। और ये बात चंदबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में बताई गई है। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को
पराजित करता है, पराजित करता है और उनकी हत्या कर देता है, उनकी हत्या कर देता है। मतलब गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। लेकिन कुछ विद्वानों में इस बात का मतभेद है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या स्वयं होती है, मतलब वो अपनी खुद की मौत मरते हैं और गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी तो 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित करता है, तो वहाँ कैसे जिंदा होता है। तो ये सब मतभेद की बातें हैं। हम आगे की बात करते हैं। जब पराजित कर देता है गौरी पृथ्वीराज चौहान को और उसके बाद में उन्हें मार देता है। आगे की बात करते हैं। अगला युद्ध होता है 1194 में 1194 में चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कन्नौज के गहड़वाल वंशीय शासक जयचंद व गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, चंदावर का जो युद्ध हुआ था कन्नौज के शासक गढ़वाल वंशी शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, अच्छा, जो गौरी के मध्य हुआ था चंदावर के, तो चंदावर जो जगह है, चंदावर वर्तमान में जगह इटावा व कन्नौज के बीच में पड़ती है। यहाँ युद्ध होता है। इस युद्ध में जयचंद पराजित हो जाते हैं युद्ध में और मारे जाते हैं। गौरी विजयी होता है, गौरी विजयी होता है। तो अब क्या होता है कि गौरी जितने भी जीते हुए राज्य हैं अपने गुलाम सेनापतियों को, गुलामों को सौंप कर वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद क्या होता है कि वह 1205 में पुनः भारत आता है। लेकिन इससे पहले हम और बातें पढ़ेंगे। 1205 में पुनः भारत आता है, इसके गुलाम सेनापतियों के बारे में। इसके गुलामों में सब मोहम्मद गौरी के गुलामों में प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड के कालिंजर को जीता था। ठीक है, ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी। खिलजी जो होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में सभी बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया था। इसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और बंगाल के सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। देखिए क्या होता है
बंगाल बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है और वहाँ के सभी बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ठीक है। इसके बाद बंगाल के सैनवंशी शासक होते हैं लक्ष्मण सेन, जिनकी राजधानी होती है नदिया। लक्ष्मण सेन की राजधानी जो होती है वर्तमान में, यह नदिया जो है बंगाल का एक ज़िला है पश्चिम बंगाल का, तो जिनकी राजधानी होती है नदिया। तो वहाँ पर ये 18 सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर उनके किले में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, लक्ष्मण सेन ये समझते हैं कोई घोड़ा व्यापारी है और वहाँ जाकर के ये मारकाट शुरू कर देता है। मारकाट शुरू करने से लक्ष्मण सेन जो होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं और अपना किला जो होता है वो छोड़कर भाग जाते हैं। बाद में पकड़े जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और बंगाल के सैनवंशी शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे की बात करते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। क्या होता है कि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो होता है भारत पुनः आता है। मोहम्मद गौरी भारत दोबारा आता है। तो क्या होता है, एक खोखर समुदाय होता है, खोखर समुदाय का विद्रोह हो जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं लेकिन बाद में ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। खोखर समुदाय होता है, उनका विद्रोह दबाने के चक्कर में ये घायल हो जाता है। दबाने की वजह से घायल हो जाता है। घायल हो जाता है और दैमक नामक स्थान पर यह नमाज पढ़ रहा होता है। दैमक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय विद्रोहियों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। दैमक नामक स्थान जो होता है वहाँ पर ये शाम के टाइम पर मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो विद्रोही जो होते हैं वो इस नमाज़ पढ़ते समय इसकी हत्या कर देते हैं। अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, इसके दास थे। एक था कुबाचा, एक का नाम था यालदोज और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें प्रमुख होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। बात प्रमुख इसलिए बोला जाता है कि कुबाचा और यालदोज जो होते हैं वो मध्य एशिया में क्षेत्र का विस्तार करते हैं, मध्य एशिया में, और उत्तर भारत में मतलब भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। इसीलिए भारत का क्षेत्र का जो अधिकार आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। ठीक है, ऐबक को दिया जाता है। कुतुबुद्दीन भारत का जो क्षेत्र का अधिकार जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, लाहौर में अपना केंद्र बनाता है, मतलब लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। आगे हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है तो उस पर आप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। हम आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।